आज हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती के अंतर्गत सम्मिलित 8वां पाठ सुनो किशोरी के बारे में पढ़ेंगे। सुनो किशोरी एक पत्र है जिसकी लेखिका आशा रानी वोरा जी हैं। यह पत्र माँ द्वारा बेटी सुगंधा को लिखा गया है। जीवन और साहित्य का अटूट संबंध होता है। किसी भी लेखक की रचनाओं को जानने के लिए उसके जीवन को जानना आवश्यक है। साहित्यकार का जीवन उसके साहित्य में निहित होता है, इसलिए साहित्य को समझने से पहले, रचना को पढ़ने से पहले हमें लेखक परिचय पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए हम लोग लेखिका आशा रानी वोरा जी का परिचय पढ़ते हैं। श्रीमती आशा रानी वोरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले के दुल्हा नामक गांव में हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में इनका नाम अग्रणी रहा है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में इनके लेख धारावाहिक रूप से अर्थात लगातार छपते रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना लेखिका के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य था। आशा रानी जी की रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। लेखिका को अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लेखिका का निधन 2009 में हुआ। हमने लेखिका का परिचय पढ़ लिया। अब इसके बाद उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। प्रमुख कृतियां: भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक पत्रकार आदि। अब हम प्रस्तुत विधा का परिचय पढ़ेंगे। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। अतः यह जो पत्र विधा है वो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक बन पड़ा है। अब हम लोग पाठ परिचय की तरफ बढ़ेंगे। पाठ परिचय सुनो किशोरी। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक मां, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें उचित, अनुचित, करणीय, अकरणीय का बोध कराया है। देखिए यहाँ पर मित्रवत, मित्र के जैसा। किशोरियों जो टीनेजर हैं, करणीय और अकरणीय, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका ज्ञान कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। बिना सोचे समझे उसको अपनाए जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को काल बाह्य और त्याज्य मानकर उसकी अवहेलना कर रही हैं। काल बाह्य, आउटडेटेड, कि समय से ये बाहर हो चुका है, और त्याज्य मतलब उसे छोड़ देना चाहिए। अवहेलना कर रहे हैं, उसका निरादर कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर रहे हैं।
आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। पाठ परिचय में हमने देखा कि बताया गया है कि यह पत्र है जिसमें किशोरियों अर्थात जो टीन एजर लड़कियां हैं उनके मन की शंकाओं को, उनके मन में उठ रहे प्रश्नों को और दुश्चिंताओं का समाधान किया गया है। दरअसल यह एक पत्र है जो कि एक माँ अपनी बेटी सुगंधा को लिखती है। सुगंधा कॉलेज में पढ़ती है। उसकी एक सहेली है जो कि कॉलेज में प्रथम वर्ष में पढ़ रही है और उसकी मित्रता एक लड़के से हो जाती है और उससे प्रभावित होती है, प्रेम करने लगती है और यहाँ तक कि वो शादी करने के बारे में भी सोचने लगती है। इस प्रसंग में सुगंधा उसका साथ नहीं देती है, लेकिन असमंजस की स्थिति में सारी बातों से वो अपनी माँ को अवगत कराती है और उस पर जो है सुझाव मांगती है। माँ वहाँ पर जो है सिर्फ उसकी सहेली रचना को ही संबोधित करते हुए नहीं, बल्कि आज की युवा पीढ़ी और अपनी बेटी सुगंधा को भी संबोधित करते हुए इस सामान्य पत्र के माध्यम से उनका उचित मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है। तो चलिए हम लोग जो है इस पाठ को पढ़ते हैं। सुनो किशोरी। सुनो किशोरी, जिसकी लेखिका हैं आशा रानी वोरा। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहां जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहां तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ अपनी बेटी सुगंधा के पत्र को पा करके खुशी होती है और उसमें जिस बात को, जिसका जिक्र सुगंधा ने किया है उसे वो पसंद करती है और कहती भी है कि इस पत्र में जो मैं सुझाव दे रही हूँ हो सकता है कि उससे तुम्हें असहमति हो। बेशक असहमति होना भी चाहिए, लेकिन उस पर खुल करके बात करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी समस्या पर खुल करके बात करते हैं, अपना विचार रखते हैं, तो निश्चित ही उसका उपाय, उसका समाधान या नए रास्ते निकल आते हैं। जहां कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहां भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा, कि मन में जो आए, कुछ शंका है तो उसको कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। मैंने तो अधिकार की बात यूं पूछी थी कि मैं उस बेटी की मां हूं जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर, डैना पंख, मतलब ये कि आकाश में उड़ने की चाहत रखती है, अपने पंख को फैला कर। आज की युवा पीढ़ी जो किशोरावस्था में होते हैं वो सभी इसी तरह के ऊंचे सपने देखते हैं और वो हवा में उड़ने लगते हैं। अर्थात जो है यहाँ पर जो लेखिका हैं वो बेटी को समझाने का प्रयास कर रही है। कहती क्या है कि आप हवा में उड़ो, सपने देखो, लेकिन वास्तविक धरातल को मत छोड़ो। अपनी जड़ों को मजबूत रखो और उसको जो है हमेशा ध्यान में रखो। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती। वहां पर बताती हैं मां कि मैं राह का रोड़ा नहीं बनना चाहती हूं, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूं कि अपनी किसी
ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाएं। कहने का तात्पर्य कि संस्कृति और संस्कार के माध्यम से वो उन्हें मजबूत शिष्टाचार और संस्कार, संस्कृति, परंपरा की बातें सिखाना चाहती हैं, जिससे वो मजबूती से जुड़ी रहे और उचित क्या है, अनुचित क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका निर्णय ले सके। इसीलिए कहना चाहती हूं कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने छत विछत हो जाए। अनजाने, अवांछित, अनएक्सपेक्टेड, जैसा न चाहते हुए डैने पंख छत विछत होना, टूट करके नष्ट हो जाना। तो यहां पर जो है मां समझाती है कि मैं तो जो है ध्यान रखने के लिए कह रही हूं कि अपनी जड़ को और मजबूत बनाओ, अपनी संस्कार से जुड़ी रहो, क्योंकि वही हमें जो है एहसास कराता है अपनी संस्कृति और परंपराओं का, और वहीं से सच्चा ज्ञान मिलता है ये समझने के लिए कि जीवन में हम जो कार्य कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है। यदि हम वास्तविक धरातल को छोड़ करके सिर्फ हवा में उड़ते हैं तो कहीं न कहीं जीवन में हम औंधे मुंह गिरते हैं, अर्थात धोखा खाते हैं, और उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो है माँ समझाती है कि तुम एक समझदार लड़की हो और तुमसे सावधानी की अपेक्षा की जा सकती है, अर्थात मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस तरह की सावधानी जीवन में बरतोगी। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए, उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है। देखिए यहाँ पर जो है माँ बेटी को किस तरह से, कितनी शालीनता से, कितनी सलीके से, स्पष्ट रूप से समझा रही है। धरती, कौन सी धरती की बात की जा रही है, कौन से जमीन की बात की जा रही है? जो उसका आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर माँ जो है आधार की बात कर रही है, वो कौन सा आधार है? परिवेश, वातावरण, माहौल, परिस्थिति, संस्कार, जो उसे जो है अपने माता पिता, घर परिवार से सीख मिली हुई है, रीति रिवाजों के रूप में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उससे जुड़ा होना चाहिए। सांस्कृतिक परंपरा, ये जो है सिद्धांतों के रूप में हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सीखने को मिलती है, और इसी में हमारा सामर्थ्य है, कुछ कर सकने की क्षमता, शक्ति, इससे हमें जुड़ा होना चाहिए। इससे हट करके हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है। देखिए यहाँ पर रूढ़ी की बात की गई है। रूढ़ी क्या होती है कि परंपरा के रूप में ही हम जो पुरानी सिद्धांतों को, विचारों को, मान्यताओं को मानते हैं, यदि वो अनुपयोगी हो गया हो, काम का न हो, प्रथा या रीति रिवाज है लेकिन वो काल से बाह्य हो गया हो, अब अनुपयोगी है, तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। अच्छी परंपराओं को नहीं, लेकिन हमारी जो परंपराएं, जो रीति रिवाज, जो प्रथा अच्छी हैं, लाभकारी हैं, जीवन को संवारने वाली हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? यहां पर मां अपनी बेटी सुगंधा को परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझाने के लिए देखिए उसके अंतर को स्पष्ट कर रही है। तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे जरूर पढ़ना। कि यदि माँ वहां पर बताती है, यदि परंपरा और रूढ़ी से अवगत नहीं हो, परिचित नहीं हो, कुछ नहीं समझती हो, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे संबंधित जो है लाइब्रेरी के अंदर, वाचनालय में, पुस्तकालय में जो भी साहित्य होगा, जो भी किताबें होंगी, उसको ला करके पढ़ना और अपनी परंपरा और रूढ़ी को समझने का प्रयास करना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए क्योंकि एक भारतीय लड़की होने के नाते जो है रूढ़ी और परंपरा से अवगत होना
आवश्यक है। अपने संस्कारों की जड़ों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार होता है। बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहां पहचान शब्द को रेखांकित करो, बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने के लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। यहां पर जो है माँ बेटी को समझा रही है कि बेशक बेशक समय परिवर्तनशील होता है और समय के साथ जो है बदलाव अपेक्षित है। ठीक उसी तरह से रूढ़ी को त्याग करके नए मूल्यों को भी हमें अपनाना पड़ता है, लेकिन बिना सोचे समझे नए मूल्यों को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसकी उपयोगिता को वो उसके औचित्य को नहीं समझते हैं तब तक उसे अपनाना फायदेमंद नहीं है, बल्कि ऐसा करने पर कई बार हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। अर्थात माँ जो है बताती है कि बेशक यदि उपयोगी लगता है तो समय समय पर हमें नए मूल्यों को भी स्वीकार करना चाहिए। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि वेस्टर्न जो कल्चर है, पाश्चात्य जो संस्कृति है, वहां के मूल्यों को ज्यों का त्यों बिना सोचे समझे हमें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यों का त्यों वो नया मूल्य का पर्याय नहीं है। नए मूल्य में भी हमें देखना चाहिए, परख करना चाहिए कि हमारे लिए क्या उपयोगी है, क्या उसकी आवश्यकता है। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। यहां पर जो है बहुत अच्छी बात माँ ने बताया कि हमारी कुछ जो है रूढ़ियां ऐसी हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, बेशक अनुपयोगी हो चुकी हैं, वो काम की नहीं है। ऐसे परंपरा को और उससे जुड़े हुए मूल्यों का त्याग जरूरी है। उसका सहारा लेना मतलब अपनी जड़ को, अपने आधार को कमजोर करने जैसा होगा। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। यहां पर देखिए बहुत ही अच्छे शब्दों में मां ने अपनी बेटी को रूढ़ी और परंपरा के अर्थ को समझाया है। रूढ़ी क्या है? वो रीति और नीति, हमारे समाज की रीति और नीति है जो समाज के साथ अनुपयोगी हो गया है, जो अनुपयोगी हो गया है, वो रोड़ा बन रहा है हमारे वर्तमान प्रगतिशील समाज के लिए। बेशक उसका त्याग लाजमी है, स्वाभाविक है। परंपरा क्या है? और निरंतर बहती हुई जलधारा के समान है, निर्मल स्वच्छ जल के समान। वो रूढ़ी के जैसे स्थिर नहीं है, अनुपयोगी नहीं है। परंपरा तो उपयोगी है, क्योंकि यह निरंतर आगे चलती रहती है और नए नए मूल्यों को अपने में समाहित करती रहती है, नए नए मूल्यों को अपने में शामिल करती रहती है। इसलिए परंपरा उपयोगी है। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भराकर गिरेंगे ही, मतलब उनका साथ छूट जाएगा, तेजी से वो खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर जो है रूढ़ी क्या है? जो अनुपयोगी और बेकार हो चुकी परंपराएं, जो रीति रिवाज हैं, वो रूढ़ी